हेलो गाइस। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले और जो इस चैनल में पहले से जुड़े हुए वो लाइक करें और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। और मेरा आज का जो वीडियो बनने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि ये एमसीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्योंकि आप लोगों का डिमांड था जल्द से जल्द सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा वीडियो बना दिया जाए, तो मैं आज एक वीडियो बनाया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एमसीएस सिलेबस के हिसाब से रिक्लेमेशन शॉर्ट फायरिंग 5वां नंबर जो आपको दिख पा रहा होगा, शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइंस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है यही कंटेंट को कवर करते हुए बनाया गया है। आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर अंत तक आप बने नहीं रहे तो आपका अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आती है और बाद में अगर देखते हैं कि नहीं वीडियो में दिया गया था, अच्छे से बताया गया था और हमने नहीं देखा है, तो आपको बहुत ही पछतावा होगा। चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो अब स्टार्ट होता है एक्सप्लोसिव से। तो एक्सप्लोसिव के बारे में पहले जान लेते हैं। एक्सप्लोसिव जो है केमिकल सब्सटेंसेस का बना होता है, या मिक्सचर बहुत सारे एक केमिकल से मिलकर यह बना होता है। और जो एक्सप्लोसिव जो होती है जब वो ब्लास्ट करती है तो बहुत ही लार्ज वॉल्यूम में गैस में वो कन्वर्ट होती है और वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है कि उस होल को तोड़ने में सक्षम होती है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सप्लोसिव होल्स को ब्रेक करती है, जिसे हम लोग ब्लास्टिंग कहते हैं। और इसके टाइप के बारे में बोला जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक लो और दूसरा है हाई एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव माइंस में यूज होना लगभग बंद हो गया, क्योंकि लो एक्सप्लोसिव के मुकाबले जो हमारे एक्सप्लोसिव नए नए आए हुए हैं वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा अच्छे से ब्लास्टिंग उसके द्वारा कर सकते हैं। इससे लो एक्सप्लोसिव लगभग में बंद ही हो गई है। तो लो एक्सप्लोसिव बंद हो गई है तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो जानना ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो लो एक्सप्लोसिव की बात की जाए तो इसका VOD बहुत ही कम होती है। और इस एक्सप्लोसिव में पोटासियम नाइट्रेट लगभग 60 से 75% होती है। और चारकोल की बात की जाए तो 12 से 20%। और सल्फर इसमें रहती है 8 से 10%। तो लगभग तीन चीज़ों से मिलकर हमारा लो एक्सप्लोसिव तैयार हो जाता है। इसका यूज अंडरग्राउंड माइंस में नहीं किया जाता है। अगर क्वेश्चन आती है कि लो एक्सप्लोसिव का यूज कहाँ नहीं किया जाता, तो अंडरग्राउंड माइंस में नहीं करते हम लोग। और कंपोजिशन देख पा रहे होंगे 3 चीज़ों से बना हुआ है। और एग्जाम्पल में देखा जाए तो गन पाउडर है, गुण लिखा हुआ है, गलत टाइपिंग है, गन पाउडर होगा। और दूसरा है क्रैकर्स। क्रैकर्स आपका दिवाली के पटाखे जो जलते हैं वो सब क्रैकर्स कहलाते हैं, वो सब लो एक्सप्लोसिव का एग्जाम्पल है। तो लो एक्सप्लोसिव्स को अगर हम लोग जानेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं और एग्जामिनर जो पूछता है वही वही हमें कंटेंट लेके चलना है। तो लो एक्सप्लोसिव इतना ही कंटेंट है इसमें। और हाई एक्सप्लोसिव्स की बात की जाए तो इस एक्सप्लोसिव्स को डिटोनेटर या शॉक वेव द्वारा ब्लास्ट किया जाता है। और लो एक्सप्लोसिव में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस एक्सप्लोसिव्स को ब्लास्ट करने के लिए ओपन फायर की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। ओपन फायर काफ़ी दिक्कत वाला फायर था, उसमें से बहुत प्रॉब्लम होती थी, कहीं दूर लेके जाकर ओपन फायर किया जाता था जिसके द्वारा लो एक्सप्लोसिव जलते जलते ब्लास्ट होता था। तो लो एक्सप्लोसिव्स को फायर करने के लिए ओपन फायर की ज़रूरत पड़ती है और हाई एक्सप्लोसिव्स को डिटोनेटर या शॉक वेव के द्वारा ब्लास्ट किया जा सकता है। और इसकी VOD की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण माइंस में अधिक प्रचलित है। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो अलग अलग एक्सप्लोसिव में अलग अलग वेरी करता है। एनफो के लिए अलग है, इमल्सन के लिए अलग है, स्लरी के लिए अलग है। मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया, एनफो में क्या क्या होता है, स्लरी में क्या होता है, और गन पाउडर में और अलग अलग एक्सप्लोसिव जो जो है
उसमें क्या क्या होते हैं, वो वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सारा कुछ डालना संभव नहीं, उसको अलग से मैंने वीडियो बना दिया ताकि अच्छे से समझ जाए। तो हाई एक्सप्लोसिव्स हम लोग जो है कहाँ यूज कर सकते हैं, दोनों जगह यूज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड में भी और ओपन कास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल को लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल एनफो है, स्लरी है, और जितना भी परमिटेड एक्सप्लोसिव्स है P1 से लेकर P5 तक सारे हाई एक्सप्लोसिव है। बूस्टर भी हाई एक्सप्लोसिव है, बहुत सारे हाई एक्सप्लोसिव है, मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दिया है। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव्स के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में सारे परमिटेड एक्सप्लोसिव यानी P5 एक्सप्लोसिव्स को ही यूज करते हैं हम लोग। तो परमिटेड एक्सप्लोसिव्स का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। ऐसे कंपनी के द्वारा बनाया गया और इस प्रकार बनाया गया एक्सप्लोसिव्स जिसका डिटेल्स चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करते हैं। इसका कहने का यही मतलब है कि चीफ इंस्पेक्टर है, जैसा बोलेगा उस तरह से स्पेसिफाइड करके बारूद की जो कंपनी जो बनाती है बारूद, वो उसी टाइप से उसको बनाएगा, तब जाके हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर उसके द्वारा स्पेसिफाइड के द्वारा नहीं बनाया गया है तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। चीफ इंस्पेक्टर अगर इस तरह का भेदभाव पाया जाता है उस एक्सप्लोसिव में तो उसको बैन किया जा सकता है और बैन कर देगा वो। और एग्जाम्पल में देखा जाए परमिटेड एक्सप्लोसिव्स को P1 से लेकर P5 तक होती है, P1, P2, P3, P4 और P5। तो P5 तक हमारा परमिटेड एक्सप्लोसिव्स है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव मैंने लिख रखा है। P1 से लेके P5 तक है। P5 तक होने के बाद और जो इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट जो है 1884 में बना था, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट कब बना था? 1884 में। तो इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत हमारे देश में P1, P3, P5 ही बनाया जाता है, यानी 5 तरह के परमिटेड एक्सप्लोसिव्स है, उसमें से P2 और P4 ना इंडिया में बनता है ना इंडिया में यूज किया जाता है। तो हमारे इंडिया में केवल 3 टाइप के ही परमिटेड एक्सप्लोसिव्स यूज किए जाते हैं, वो है P1, P3, P5। और P1 की बात की जाए तो यह एक अनसीथेड एक्सप्लोसिव है, अनसीथेड एक्सप्लोसिव है, और एग्जाम्पल में इसको गोडाइन देखा जा सकता है, एजाक्स जी एक्सेट्रा। और P2 की बात की जाए, यह एक सीथेड एक्सप्लोसिव है और जिसमें कार्ट्रिज के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट की 3 mm मोटी लेयर चढ़ी रहती है। इसका कहने का यह मतलब है कि P1 जो अनसीथेड है, इसमें कोई भी सोडियम बाइकार्बोनेट की लेयर नहीं चढ़ी रहती है। और P2 की बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट की 3 mm मोटी लेयर चढ़ी रहती है, और इसके परत के ऊपरी परत में 3 mm का लेयर बिठाया जाएगा जो कूलिंग एजेंट का काम करेगा, जो एक्सप्लोसिव्स को कूल करके रखा जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सप्लोसिव्स को ब्लास्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, शॉक के या डिटोनेटर के द्वारा हमें उसे हीट प्रोवाइड करते हैं और वो ब्लास्ट होती है। तो उसे ब्लास्ट करने के लिए हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और जो कि हम लोग होल में डालने के बाद ब्लास्ट करेंगे। इसलिए उस एक्सप्लोसिव को सेफ बनाने के लिए कूलिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में यूज होता है। और इस एक्सप्लोसिव्स को जैसे मैंने पहले बताया कि ना ही इंडिया में बन रही है और ना ही मैन्युफैक्चर होती है, क्योंकि ये P2 और P4 है, तो P2 नहीं बनती है, ना यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा P2 एक्सप्लोसिव्स है। और P3 की बात की जाए तो यह एक इक्विवेलेंट सीथेड एक्सप्लोसिव्स है, जिसमें कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कार्ट्रिज के ऊपर नहीं चढ़ाकर एक्सप्लोसिव में ही मिक्स कर दिया जाता है। तो P1 में तुम्हारा अनसीथेड था, और P2 में क्या था कि उसके कार्ट्रिज के ऊपर में लेयर के रूप में चढ़ाया जाता था, और P3 जो है कार्ट्रिज के ऊपर लेयर ना चढ़ाकर एक्सप्लोसिव में ही मिक्स कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारा P3 टाइप का एक्सप्लोसिव है, जिसको बारूद में ही मिक्स कर दिया जाता है कूलिंग एजेंट को। और इसका एग्जाम्पल लेके अगर हम लोग चलेंगे तो
पेंटाडाइन होगा, पेमाडाइन लिखा हुआ, पेंटा होगा NTA, पेंटाडाइन एक्सेट्रा, इस तरह का एग्जाम्पल है। और भी है एग्जाम्पल, मैंने एक ही रखा है। और P4 की बात की जाए तो जैसे मैंने बोला था इंडिया में ये बनता ना है, ना ही यूज होता है। और यह एक देखा जाए तो किस तरह का एक्सप्लोसिव है, अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है, और इसको इक्विवेलेंट सेफ एक्सप्लोसिव भी बोला जा सकता है, P4। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है P5। P5 यह एक सॉलिड ब्लास्टिंग का स्पेशल एक्सप्लोसिव है। इसका मतलब यही है कि अंडरग्राउंड माइंस में जो सॉलिड ब्लास्टिंग होती है सिर्फ P5 एक्सप्लोसिव्स का ही यूज करेंगे। उसके अलावा कोई भी परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज नहीं करना है हमें, क्योंकि DGMS के द्वारा हमें यही स्पेसिफाई करके दिया गया। इसमें भी कूलिंग एजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट को एक्सप्लोसिव में ही मिक्स अधिक मात्रा में करके सेफ बनाया जाता है। तो हमारा ये भी जो बारूद है इसमें भी कार्टिज में ही एक्सप्लोसिव के साथ मिक्स करके इससे सेफ बनाया जाता है, और इस एक्सप्लोसिव्स को हम लोग अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। अब हमारा टॉपिक चेंज होता है, डिटोनेटर में आते। पहले डिटोनेटर समझते हैं क्या है, कितने टाइप के हैं। तो डिटोनेटर के बारे में सभी कोई जानते होंगे। डिटोनेटर एक शॉक वेव प्रोवाइड करता है एक्सप्लोसिव्स को, जिसके द्वारा एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट होता है। तो डिटोनेटर की टाइप की बात की जाए तो तीन तरह से हमारा है। एक पहला जो है प्लेन है, दूसरा है इलेक्ट्रिक है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी बात की जाए तो इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। प्लेन सिर्फ ओपन कास्ट में यूज होता है, इसको अंडरग्राउंड में आप यूज नहीं कर सकते। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है, प्लेन डिटोनेटर का यूज हम लोग क्या अंडरग्राउंड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ओपन कास्ट ओनली। और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर की बात की जाए तो आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड का स्पेशली बनाया जाता है, लेकिन ओपन कास्ट का जितना भी, ओपन कास्ट में अंडरग्राउंड का जितना भी बारूद हो गया और अदर मटेरियल होगा ब्लास्टिंग के लिए, वो सारे ओपन कास्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको याद रखना है कि अंडरग्राउंड का चीज़ हम लोग ओपन कास्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन ओपन कास्ट का चीज़ बहुत सारा जो अंडरग्राउंड में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो ये जो डिटोनेटर सिर्फ ओपन कास्ट में ही यूज होता है। इसके बारे में भी बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर कैसा रहता है, उसके अंदर का इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या होता है। तो पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक डिटोनेटर के दो टाइप होते हैं। पहला जो है डिले और दूसरा है नॉन डिले। डिले का मतलब होता है कुछ समय अंतराल रहेगा, जब उसमें शॉक वेव प्रोवाइड करेंगे कुछ समय के बाद वो फटेगा, जितना हमारा डिले दिया हुआ है वो कंप्लीट होने के बाद फटेगा। नॉन डिले का मतलब होता है कि कोई भी डिले नहीं, आप शॉक एक्सप्लोडर के थ्रू प्रोवाइड किए और वो ब्लास्ट हो गया। शॉर्ट डिले के बारे में अगर देखा जाए तो डिले डिटोनेटर दो टाइप से है, एक शॉर्ट डिले है, एक लॉन्ग डिले है। तो शॉर्ट डिले हम किसको कहते हैं, 25 ms का जिसमें अंतराल दिया होगा, नहीं टाइम इंटरवल दिया गया होगा, उसको हम लोग शॉर्ट डिले में कंसीडर करते हैं। लॉन्ग डिले में हाफ सेकेंड होता है, इसको हम लोग मिली सेकेंड भी बोलते हैं। शॉर्ट डिले को मिली सेकेंड भी बोलते हैं, और इसको लॉन्ग को हाफ सेकेंड बोलते हैं। तो अब इसकी बात की जाए तो डिटोनेटर कितने नंबर तक आती है, 0 से 6 नंबर तक हमारा शॉर्ट डिले आती है। और लॉन्ग की बात की जाए तो 0 से 10 नंबर तक आती है। और शॉर्ट डिले 0 से 6 का मतलब है 0 में कोई भी डिले नहीं दिया गया है, 1 में आपका 25 ms हो जाएगा, 2 अगर रहा 2 नंबर का तो उसमें 25 25 50 हो जाएगा। यानी हर जिस तरह से आपका नंबर बढ़ेगा उस तरह से 25 25 ms बढ़ता जाएगा। अगर 3 नंबर का आपका है तो कितना हो जाएगा, 25 25 25, यानी 75 ms का समय अंतराल देगा। 75 मिली सेकेंड के बाद वो ब्लास्ट होगा, जब शॉक वेव उसमें प्रोवाइड करेंगे एक्सप्लोडर के द्वारा, और 75 ms के बाद वो ब्लास्ट होगा डिटोनेटर, उसके बाद बारूद को ब्लास्ट करेगा। तो इसमें हाफ सेकेंड है, हाफ सेकेंड करके रहता है 0 से 10 तक। डिटोनेटर के बारे में आप समझ गए होंगे, बहुत सारा डिटेल यहाँ पर पता चल गया है। अब दोनों का इंटरनल पार्ट्स देखेंगे। तो इंटरनल पार्ट्स की बात की जाए तो इस तरह का इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर आपका इस तरह से देखने में लगेगा इंटरनल पार्ट को। तो ये दोनों में काफ़ी
सेम है, दिखने में तो सेम ही रहता है और अंदर के पार्ट्स भी कुछ हद तक सही रहता है, एक जैसा ही रहता है। अगर इसका बेस चार्ज की बात की जाए तो बेस चार्ज दोनों का नीचे रहता है और जो बेस चार्ज होती है PeTN होती है। इसका फुल फॉर्म में आगे बताऊंगा। और उसके बाद नीचे से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, अगर ऊपर से लेंगे तो ऊपर से भी ले सकते हैं। उसके बाद जो होती है हमारा प्राइम चार्ज होती है, दोनों का प्राइम चार्ज सेम होता है, ASA करके होता है प्राइम चार्ज। और इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर के बारे में बोला जाए तो इसमें डिले एलिमेंट होता है, जिसके रूप में हम लोग का एक्सप्लोसिव ही रहता है। और इसमें डिले एलिमेंट की बात की जाए तो एक चिप होती है जिसमें हम लोग खुद से कितना डिले डालना है वो हम लोग डाल सकते हैं। यानी कोई चिप है तो इलेक्ट्रॉनिक चिप है वो, उसमें हम अपने से लॉगर मशीन के द्वारा 10 मिलीसेकंड 50 मिलीसेकंड जितना आपका जो रेंज दिया गया है उस इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का कंपनी के द्वारा, उतना के रेंज के बीच में आप अपने से डाल सकते हैं और उतना डिले करवा सकते हैं ब्लास्टिंग में। तो इधर देखा जाए तो एक फ्यूज हेड यहाँ भी है, इसका भी फ्यूज हेड होता है। और न्यूट्रिन प्लग ऊपर को बोलते ऊपर के भाग को, इसका भी है, इसका भी। लीड वायर दोनों का दो दो होता है। और टैग इसमें होता है इलेक्ट्रिक डिले में, और इसमें टैग होता है, इसमें भी टैग होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर को। अगर आप देखेंगे ओपन कास्ट में तो आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप से ही रहता है। अब हम लोग जानते हैं ये काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिक की बात की जाए, ये दोनों लीड वायर जो है कहाँ से कनेक्ट होती है, एक्सप्लोडर से कनेक्ट होती है। इन दोनों को हम लोग एक्सप्लोडर से कनेक्ट कर दिए हैं। एक्सप्लोडर से हम लोग पावर सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से पावर सप्लाई होते होते फ्यूज हेड को जलाता है। फ्यूज हेड जलने के बाद ये इस एक्सप्लोसिव यानी डिले एलिमेंट जो दिया हुआ है, अगर 25 मान लेते हैं, 25 एक नंबर का हमारा है तो 25 होगा 25 मिली सेकेंड। उसके बाद 25 मिली सेकेंड तक ये जलेगा। ये जलने के बाद प्राइम चार्ज का जो एक्सप्लोसिव है ये भी जलेगा और ये भी जलेगा। उस ये सब जलने के बाद आपका ब्लास्ट हो जाता है। और जो है एक्सप्लोसिव जो हम लोग यूज कर रहे हैं मेन एक्सप्लोसिव्स, यानी आपका जो हो जाएगा ओपन कास्ट का स्लरी और इमल्सन, उसको ब्लास्ट करेगा। और इस तरह से हमारा होल आवाज़ करने के बाद उस एरिया का जो है उस एरिया का कवर टूट जाएगा, यानी ब्लास्ट हो जाता है। उस एरिया कवर ढीला होने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक के थ्रू ब्लास्ट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बोला जाए तो इसमें भी हम लोग 100 करंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सप्लोडर से। एक्सप्लोडर से कनेक्ट प्रोवाइड करने के बाद ये चिप में आता है करंट। और चिप को क्योंकि हम लोग इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं अपने से, हम लोग 50 ms अगर दे के रखे हैं तो 50 ms तक ये करंट को होल्ड करके रखेगी। 50 ms पूरा होने के बाद वो जो करंट है फ्यूज हेड पे पास होगी और फ्यूज हेड जलने के बाद प्राइम चार्ज और बेस चार्ज को जलाएगी। और हमारा मेन एक्सप्लोसिव जो है स्लरी इमल्सन जो भी आप होल में रखे हुए हैं बूस्टर के साथ, उसको ब्लास्ट करेगी। चूँकि इमल्सन और स्लरी जो है ओपन कास्ट का बारूद है, और उसमें जो हम लोग उसको ब्लास्ट करने के लिए हम लोग बूस्टर का यूज करते हैं। तो ये जो डिटोनेटर बूस्टर में लगाते हैं, बूस्टर को वो ब्लास्ट करती है, उसके बाद एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होती है हमारी। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिखा है, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में कौन सा डिटोनेटर यूज किया जाता है? तो अंडरग्राउंड माइंस जो है उसमें कॉपर ट्यूब वाला डिले डिटोनेटर यूज करते हैं। कॉपर ट्यूब वाला। इसमें क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार का बना हुआ, यानी किस मेटल का, यानी कॉपर का बना रहता है। हमारा जो डिटोनेटर होता है वो कॉपर का बना होता है। और इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने उस फिगर में बताया क्या क्या कंपोनेंट था।
PTN, ASA, डिले एलिमेंट, फ्यूज हेड, न्यूट्रिएंट प्लग, लीड वायर, टैग, तो वो सारे यहाँ मैंने लिखा है अलग से। ASA का फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, लीड एजाइड लीड स्टेपनेट एल्यूमिनियम पाउडर। इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको फुल फॉर्म को अच्छे से देख लीजिए। लीड एजाइड लीड स्टेपनेट एल्यूमिनियम पाउडर। और PETN दूसरा कंपोनेंट, इसका फुल फॉर्म पेंटा रिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट। इसको अच्छे से रट लेना है इस फुल फॉर्म को, अगर एग्जाम में आती है तो अच्छे से आप सेलेक्ट करके आएंगे। और तीसरा जो हमारा टैग की बात की जा रही थी जो ऊपर में थी, और चौथा न्यूट्रिएंट प्लग के बारे में है। ये हमारा टैग के बारे में था, ये यहाँ टैग है, ये न्यूट्रिएंट प्लग है। फ्यूज हेड है, दोनों में फ्यूज हेड थी। डिले एलिमेंट, डिले एलिमेंट का जो बात कर रहे थे उसमें कौन सा एक्सप्लोसिव हम लोग रखे थे, एंटी मनी पाउडर या रेड लिस्ट सिलिकॉन। और यह जो डिटोनेटर है कॉपर ट्यूब का बना रहता है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कार्टिज एंड प्राइम कार्टिज क्या है। तो कार्टिज हम लोग नॉर्मल जो एक्सप्लोसिव देखते हैं उसको कार्टिज बोलते हैं, लेकिन उस कार्टिज में अगर हम लोग डिटोनेटर इंसर्ट कर दिए हैं तो वो हमारा प्राइम कार्टिज कहलाता है। यानी सिंपल सी बात है, नॉर्मल एक एक्सप्लोसिव जो है वो कार्टिज है, अगर उसमें डिटोनेटर इंसर्ट कर दिए हैं तो वो प्राइम कार्टिज है। और प्राइमिंग की बात की जाए तो प्राइमिंग किसे बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कार्टिज में डिटोनेटर को इंसर्ट करने के प्रोसेस को, यानी कि आप जो एक्सप्लोसिव नॉर्मल कार्टिज जो था उसमें आप डिटोनेटर इंसर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग प्राइमिंग बोलते हैं। और वो प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद वो प्राइम कार्टिज कहलाता है। चार्जिंग किसे कहते हैं हम लोग, शॉर्ट होल में एक्सप्लोसिव डालने के प्रोसेस को चार्जिंग कहा जाता है। यानी शॉर्ट होल जो हमारा जो तैयार हो गया है उसमें अगर एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं, डालने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट होल। चार्जिंग के लिए कंप्लीटली तैयार होल को शॉर्ट होल कहते हैं। कोई भी आप नॉर्मल होल कर दिए तो उसको शॉर्ट होल नहीं बोलेंगे, उसको कंप्लीटली चार्जिंग के लिए तैयार करेंगे। तैयार कैसे किया जाता है, उसमें क्रैक रहता है तो इसको चेक किया जाता है कि क्रैक है क्या या नहीं है, या आसपास अगर मीथेन गैस निकल रही है उसको भी हम लोग चेक करते हैं। वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा होल पूरी तरह से तैयार हो गया, उसमें हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्लोसिव डाल सकते हैं, तब वो जो हमारा शॉर्ट होल कहलाएगा। तो ब्लास्ट होल अब क्या किसको कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो होल चार्जिंग करने के बाद, अब हमारा शॉर्ट होल था उसको अब हम लोग चार्जिंग कर दिए, चार्जिंग करने के बाद ब्लास्टिंग के लिए तैयार होल को ब्लास्ट होल कहते हैं। यानी चार्जिंग हम लोग किसको बोलते हैं, कोई भी होल को चार्जिंग किसको बोलते हैं, जब हम लोग प्राइम कार्टिज डाल देते हैं उसमें एक्सप्लोसिव सारे डालते हैं तब वो हमारा होल चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना रहता है, स्टेमिंग करना रहता है। तो ब्लास्ट होल जो है, होल चार्जिंग करने के बाद ब्लास्टिंग के लिए तैयार होल को ब्लास्ट होल करते हैं। उसके बाद चार्जिंग के बाद हम लोग जब उसमें स्टेमिंग करते हैं और जो लीड वायर है आपस में जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा जो ब्लास्ट होल वो कहलाता है। स्टेमिंग मटेरियल की बात की जाए, जो हम लोग चार्जिंग करने के बाद स्टेमिंग करते हैं, तो गोला माटी को हम लोग यूज कर सकते हैं, इंकम्बेशन मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, वाटर एम्पुल्स का भी यूज कर सकते हैं। गोला माटी और इंकम्बेशन मटेरियल जो है इसको डिग्री 1 डिग्री 2 और लेकिन डिग्री 3 में अगर देखा जाए तो वाटर एम्पुल्स का ही यूज किया जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो गोला माटी में 75% आपका सैंड रहेगा और 25% मिट्टी रहता है, यानी कि आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल के सैंड और मिट्टी मिल के गोला माटी बनता है। और वाटर एम्पुल्स में वाटर ही रहता है। उसको कार्टिज को जिस तरह से कार्टिज में बारूद डालते हैं उसी तरह से कार्टिज के रूप में रहता है और उसमें हम लोग वाटर डालते हैं। तो नेक्स्ट है अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग कहाँ से की जाती है। अब भाई हमारा सारा होल तो तैयार हो गया, हम लोग उसमें प्राइमिंग किए,
शॉर्ट होल को तैयार किए हैं, अब स्टेमिंग भी कर दिए हैं, अब कनेक्शन भी इसमें कर दिए हैं। तो अब इसको हमको ब्लास्ट करना है। तो ब्लास्ट कहाँ से करना है? तो ब्लास्ट होने वाले फेस जहाँ पर आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं वहाँ से टू अपोजिट राइट एंगल, अगर मान लेते हैं ये हमारा फेस है, फेस में बहुत सारे आसपास पिलर होते हैं, यहाँ पिलर होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, इसी तरह से पिलर, ये सब पिलर होता है यार, ये सब गैलरी होता है, ये सब सारे गैलरी होते हैं। तो हमारा जो ब्लास्टिंग कहाँ करना है? यहाँ करना है। टू राइट एंगल आपका यहाँ से यहाँ जाएंगे, एक राइट एंगल बनानी, एक 90 डिग्री बना, और यहाँ से फिर हम लोग यहाँ आएंगे, ये टू राइट एंगल कहलाता है। तो हमारा ब्लास्टिंग होने वाले फेस से टू अपोजिट राइट एंगल से किया जाएगा, और यह जो डिस्टेंस होगा कभी भी 50 मीटर से कम नहीं होगी। अगर आपका जो पिलर साइज है अगर 10-10 मीटर का है तो टू राइट एंगल 20 ही मीटर होगा। एक यहाँ से आ गया 10 मीटर, यहाँ से आ गया तो 10 मीटर यानी 20 मीटर। तो हमारा पिलर साइज अगर कम है, अगर 50 मीटर कंसीडर नहीं कर पा रही है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? 50 मीटर दूरी जाएंगे। टू राइट एंगल होने के बाद भी हम लोग 50 मीटर चले जाएंगे। इधर जाना है तो इधर जाइए, इधर जाना है तो इधर जाइए, इधर से आके आपको यहाँ से एक्सप्लोडर ब्लास्ट कर देना है। एक्सप्लोडर को पावर देने के बाद वो करंट पास होगी और जाके डिटोनेटर को ब्लास्ट कर देगी। उसके बाद एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फेस में सॉकेट मिलने पर किस रेगुलेशन का फॉलो करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा ही, हमको लगता आ ही सकता है, आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा। तो आपका मिस फायर हो या सॉकेट मिले तो दोनों का रेगुलेशन नंबर 204 है। उसमें लिखा गया कि हमें किस तरह से डील करना है। अगर CMR 2017 आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 204। तो 204 रेगुलेशन नंबर का फॉलो करके हम लोग उसके साथ डील करेंगे कि कैसे मिस फायर को हटाना है, और सॉकेट अगर मिला है तो कैसे इसको डील करना है। ब्लास्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि ब्लास्ट हो जाता है, मिस फायर भी बहुत सारा होता है। तो उसके रीजन क्या क्या होते हैं? तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। फॉल्टी कनेक्शन, आपका कनेक्शन में हो सकता है कहीं से कट गया हो कनेक्शन, आप कनेक्शन सही से किए होंगे लेकिन स्ट्रीमिंग करते समय आपका कनेक्शन कट गया होगा, या तो फिर कनेक्शन सही से नहीं किए होंगे, तो फॉल्टी कनेक्शन होने से आपका मिस फायर हो जाएगा। फॉल्टी डिटोनेटर की बात की, अगर डिटोनेटर के अंदर एरर होगा या वो एक्सपायर होगा तो उस समय भी हमारा मिस फायर होगा। ब्लास्ट अच्छे से होगा नहीं, डिटोनेटर तो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करेगा नहीं, तो मिस फायर हो जाएगा। एक्सप्लोसिव क्वालिटी इशू, अगर एक्सप्लोसिव क्वालिटी अच्छी नहीं है यानी कि एक्सपायर हो गई है, तो उस समय भी आपका मिस फायर होने का संभावना है। अंडर चार्ज, जितना चार्ज करना चाहिए उस होल में उससे कम चार्ज किया गया तो उस समय भी आपका मिस फायर हो जाएगा। फॉल्टी एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर की बात की जाए तो उस करंट से चलती, उसमें बैटरी लगी रहती है 1.5 वोल्ट का 6, अगर उसका करंट पावर कम होती है तो करंट कम पास करेगी उस डिटोनेटर में, और उसके द्वारा जो क्या होगा हमारा मिस फायर हो सकता है। क्योंकि अगर डिटोनेटर ब्लास्ट नहीं करती तो एक्सप्लोसिव कैसे ब्लास्ट करेगी? तो फॉल्टी एक्सप्लोडर भी एक रीज़न है मिस फायर का। और फॉल्टी कनेक्शन तो हो ही गया है, और भी बहुत सारे होते हैं रीजन्स, आप देख लीजिएगा। और रीजन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है जो मैंने बता दिया है। अंडरग्राउंड माइंस में एल्यूमिनियम ट्यूब से बने डिटोनेटर का यूज क्यों नहीं किया जाता? जैसे मैंने बताया कॉपर ट्यूब का ही डिटोनेटर बनाया जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एल्यूमिनियम का क्यों नहीं बनाया जाएगा, क्यों नहीं बनाया जाएगा, इसके बारे में यहाँ जानकारी है। तो इंसिडिव स्पार्क पैदा होने के कारण, अब भाई इंसिडिव स्पार्क अब क्या है? तो यह दो धातुओं को आपस में टकराने या रगड़ने से जो स्पार्क पैदा होती है या प्रोड्यूस होती है उसे ही हम इंसिडिव स्पार्क कहते हैं। जो हमारा अल्युमिनियम ट्यूब जो रहेगा आपस में अगर टकराता है तो इंसिडिव स्पार्क पैदा करते हैं, जिसके कारण हम लोग इसको यूज नहीं करते। और कॉपर का जो ट्यूब है आपस में टकराने से कोई भी स्पार्क नहीं होती है, इसी कारण है कि कॉपर ट्यूब ही हम लोग यूज करते हैं। डिटोनेटर फैक्टर के बारे में बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनती है ये, कोई भी ब्लास्टिंग के लिए डिटोनेटर फैक्टर।
तो किसको हम लोग बोलते हैं, प्रत्येक डिटोनेटर से जितना टन कोयला या ओबी, अगर ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग कर रहे तो ओबी में भी हमें डिटोनेटर यूज करना ही रहता है, तो उससे जितना टूटता है, जितना कोयला या ओबी टूटता है, उसे ही हम डिटोनेटर फैक्टर कहते हैं, यानी कि दोनों को रेशियो को बोलते हैं। डिटोनेटर फैक्टर जो है, जितना हमारा मटेरियल टूटा, मटेरियल जो टूटा है ऊपर में रहेगा और जितना डिटोनेटर हम लोग यूज किए वो नीचे रहेगा। दोनों को रेशियो को कहते हैं हम लोग डीएफ। तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, इसका न्यूमेरिकल में भी मैं बनाया हुआ हूँ, आगे आपको देखने को मिल जाएगा कैसे डीएफ और पीएफ निकालते हैं हम लोग, और टोटल आउटपुट भी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैंने नोट करके लिख के रखा, क्यों लिख के रखा, क्योंकि डीएफ जो होती है एक से कम नहीं होनी चाहिए, यानी डिटोनेटर फैक्टर जो निकल के आएगी आपका एक से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक से कम होता है तो आपको बेनिफिशियल ब्लास्टिंग नहीं होती है, हमें कोई बेनिफिट उस ब्लास्टिंग से नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग माइनिंग करें तो बेनिफिट के लिए ही किया जाता है, कोई भी काम माइनिंग में बेनिफिट के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वर्कर को भी पैसा देना रहता है, काफ़ी खर्चे उर्चे होने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी रखती है, सारे खर्चे जोड़ने के बाद। तो डीएफ में भी ये सब जुड़ा रहता है। डीएफ हमारा क्लियर हो गया, डीएफ किसे बोलते हैं। अब पाउडर फैक्टर किसे कहते हैं, डीएफ की तरह ही पाउडर फैक्टर है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें डिटोनेटर उसमें था, इसमें एक्सप्लोसिव्स होती है, पर केजी एक्सप्लोसिव में जितना टन कोयला या ओबी को जो है मीटर क्यूब में ही लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, ओबी को टन में दे देगा, पाउडर फैक्टर बोलेगा, फॉर्मूला क्या है, तो ओबी को जो टन में दे देगा और कोल को मीटर क्यूब में दे देगा, और एक सही आपका चॉइस रहेगा, एक तो ये रहेगा आपका कोयला टन में और दूसरा रहेगा आपका मीटर क्यूब में। तो अच्छे से ध्यान रखना, वो भी हमेशा मीटर क्यूब में, और टन कोयला जो हमेशा टन में होता है। तो सीधा सिंपल सी बात है, पर केजी एक्सप्लोसिव में जितना टन कोयला या ओबी टूटता है उस रेशियो को पाउडर फैक्टर कहते हैं। तो दोनों में सेम ही है, बस इसमें नीचे डिटोनेटर रहता है, तो यहाँ पर आपका नीचे जो होगा एक्सप्लोसिव होगा केजी में, अगर ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर ऊपर में जो होगा जितना मटेरियल हमारा टूटा, नहीं टोटल आउटपुट हमारा कितना निकला ब्लास्ट होने के बाद। पाउडर फैक्टर 2 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेनिफिशियल ब्लास्टिंग हमें करनी है, तो पाउडर फैक्टर बोला जाता है 2 से कम होने पर हमारा बेनिफिशियल ब्लास्टिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा कट ऑफ बोलते हैं, अगर ब्लास्टिंग होती है तो बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे कि एक है कट ऑफ, अच्छे से ना ब्लास्टिंग करने के कारण, ना ध्यान देते हुए करने के कारण ये सब टर्म आया हुआ है, और ये सब टर्म हम लोग को जानना है। कट ऑफ, कट ऑफ किसे बोलते हैं, डिले एक्शन ब्लास्टिंग में एक होल ब्लास्ट होने के कारण यदि उसके बगल वाला होल का कोल टूट जाता है तो उसे हम कट ऑफ कहते हैं, यानी बोलने का मतलब है कि हमारे पास 10-12 होल है, पहला होल को अगर हम लोग ब्लास्ट करते हैं, वो होल तो ब्लास्ट हुआ ही, लेकिन उसके बगल का जो होल है उसको भी कुछ भाग तक तोड़ देती है या पूरा तोड़ देती है, जिसके कारण कट ऑफ होते हैं, और कट ऑफ होने से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कट ऑफ उसी को बोलते हैं जिस होल में हम लोग बारूद डाले हैं उसको तो तोड़ा ही तोड़ा, बगल का होल को भी अगर तोड़ देता है तो कट ऑफ कहलाता है। कट ऑफ होने के खतरे, जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ हो जाने से ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया चीज़ हो गया, कट ऑफ एक बहुत ही हानिकारक चीज़ है, बहुत ही भयानक खतरा है उसमें। और क्या क्या खतरे हैं, पहला है ब्लाउन आउट शॉट, इसके बारे में भी मैंने लिखा है, ब्लाउन आउट शॉट क्या है वो भी बताऊंगा। दूसरा है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है आग लग जाना। अंडरग्राउंड माइंस में आग से कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके कारण कितने लोग मरे हैं, तो ये बहुत ही डेंजर होता है कट ऑफ होना, एक्सप्लोजन हो सकती है माइंस में, जिसके कारण पूरे माइंस में आग लग सकती है, बहुत ही वर्कर की जान जा सकती है। तीसरा है सॉकेट, क्योंकि अपना होल को तोड़ा ही तोड़ा है, दूसरा होल को भी तोड़ा,
अब दूसरा होल का जो बारूद तोड़ने वाला था, अब वो क्या करेगा, अगर यहाँ पर पूरा तोड़ दिया यही बारूद, और जो कि डिले एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 25 ms यहाँ में तोड़ दिया पूरा, और 25 ms का बचा हुआ है। अब ये यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, स्टेमिंग बाहर होकर निकल जाएगा, और उसके बाद सॉकेट हो जाए, ये बारूद तो बाहर निकल गई, अपना तो तोड़ ही नहीं पाएगी अपना होल को, तो बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हमारा सॉकेट बन जाता है, कुछ जगह बच जाता है ब्लास्टिंग होने के बाद, जो सॉकेट के रूप में हमें देखने को मिलता है। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बेटर नहीं होता है इसमें। अगर हम लोग को जिस तरह के कोयला चाहिए था, जितना बड़ा साइज का या जितना छोटा का, हो सकता है कि आपका कोयला जो छोटा छोटा हो जाए, चूर चूर हो जाए, या तो बहुत बड़ा बड़ा बोल्डर हो गया हो, तो नो बेटर फ्रेगमेंटेशन हो भी हो जाती है इसमें कट ऑफ से। ये 3-4 होते हैं प्रॉब्लम्स जो बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम्स हैं। तो ब्लाउन आउटशॉट किसको हम लोग बोलते हैं, तो ब्लाउन आउटशॉट जो होता है, जब होल में भरा गया एक्सप्लोसिव्स होल को ना तोड़कर केवल स्टेमिंग तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, तो उसे ब्लाउन आउटशॉट बोलते हैं। तो एक्सप्लोसिव जो है हम लोग होल्स में डालते हैं, तो ब्लाउन आउटशॉट जब होता है वो होल को नहीं तोड़ता है, ना तोड़कर वो एक्सप्लोसिव बाहर चला जाता है और बाहर में ही ब्लास्ट हो जाता है, तो इससे हमारा एक्सप्लोजन का खतरा तो होगा ही। तो ब्लाउन आउटशॉट हम लोग को परिभाषा में जाना जाए तो यही है कि होल को नहीं तोड़ता है, वो स्टेमिंग को तोड़कर बाहर चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाउन आउटशॉट। और इसके क्या क्या रीजन है ब्लाउन आउटशॉट होने का, स्टेमिंग अच्छे से नहीं किया गया, कम स्टेमिंग करेंगे, अच्छे से स्टेमिंग नहीं करेंगे तो ब्लाउन आउटशॉट होगी। ओवर चार्जिंग कर देंगे, जितना होल में हमें चार्ज करना था उससे ज़्यादा अगर चार्ज कर दिए तो अपनी ताकत तो दिखाएगा ही, क्योंकि होल उसका छोटा है, चार्ज अब ज़्यादा एक्सप्लोसिव डाल दिए तो अपना ताकत दिखाते हुए क्या करेगा, वो बाहर चला जाएगा। और तीसरा है कट ऑफ, कट ऑफ भी होता है इसमें, ज़्यादा एक्सप्लोसिव चार्ज के बगल के होल्स को भी वो तोड़ेगा। और इनसफिशियंट डिस्टेंस बिटवीन टू होल, अगर दो होल के बीच का जो डिस्टेंस है अगर कम रखते हैं, जिस तरह से बताया गया है कितना रखना है फर्स्ट डिग्री गैसेस में, सेकेंड डिग्री थर्ड में, उससे अगर कम रखते हैं तो उस समय भी आपका ब्लाउन आउटशॉट होगा। नेक्स्ट है ब्लाउन थ्रू शॉट। तो ब्लाउन थ्रू शॉट किसे बोलेंगे, एडजॉइनिंग गैलरी के कंडीशन में जब दोनों अप्रोचिंग गैलरी के बीच का पार्टिंग बहुत ही कम हो जाता है और उसके कारण यदि एक्सप्लोसिव होल को ना तोड़कर पार्टिंग को तोड़ते हुए उस पार चला जाता है तो उसे हम ब्लाउन थ्रू शॉट बोलते हैं। तो इसका सीधा सिंपल यही निकल के आता है, एडजॉइनिंग गैलरी। अब एडजॉइनिंग गैलरी क्या है, एडजॉइनिंग गैलरी हम लोग उसको बोलते हैं जब दो गैलरी आपस में जुड़ना रहता है। अगर एक डीप से चलाएं उसके पिछले साइड से अगर राइट से चलाते हुए आ रहे हैं तो आपस में दोनों कनेक्ट होती है, तो उसी गैलरी के बीच में कुछ पार्टिंग बचा रहता है, उसमें अगर हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उसमें कम पार्टिंग है और हमें अच्छे से पता नहीं है कितना पार्टिंग है, उसमें अगर ब्लास्ट करते हैं तो वो एक्सप्लोसिव्स क्या होता है, होल को ना तोड़ते उस पार चला जाता है, क्योंकि पार्टिंग कम है तो उस पार जाके टूटता है, तो उससे ही हम लोग ब्लाउन थ्रू शॉट बोलते हैं। अप्रोचिंग गैलरी में ही ब्लाउन थ्रू शॉट होता है। और ओपन कास्ट की बात की जाए तो ओपन कास्ट में भी डेवलप कोल सीम के ऊपर ब्लास्टिंग करने पर ब्लाउन थ्रू शॉट हो सकता है। डेवलप कोल सीम के ऊपर अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो वहां भी ब्लाउन थ्रू आउटशॉट होता है। तो अंडरग्राउंड में भी हो सकती है, ओपन कास्ट में भी ब्लाउन थ्रू शॉट हो सकती है। टाइप ऑफ चार्जिंग इन अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड का जो एक्सप्लोसिव्स है, कितने तरह से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, दो तरह से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट इनिशिएशंस, एक होता है इनडायरेक्ट इनिशिएशंस, जिसको इनवर्स इनिशिएशंस भी कहा जाता है। तो इसको समझते हैं, डायरेक्ट इनिशिएशन किसको कहते हैं। अगर हमारा अंडरग्राउंड का जो शॉर्ट होल है, ये हमारा शॉर्ट होल है,
शॉर्ट होल में हम लोग को एक्सप्लोसिव्स चार्ज करना है, तो नॉर्मल एक्सप्लोसिव्स के अंदर हम लोग डिटोनेटर डालते हैं जिसको हम लोग प्राइम कार्टिज बोलते हैं। अगर उस प्राइम कार्टिज को अगर शॉर्ट होल के बॉटम में पहले अगर डाल देते हैं, ये हमारा प्राइम कार्टिज है, 2 लीड वायर निकल गया। उसके बाद नॉर्मल कार्टिज हम लोग अगर डालते हैं, नॉर्मल कार्टिज डालते हुए बाहर आते हैं, फिर हमारा स्टेमिंग हो जाता है। यहाँ पर स्टेमिंग होने के बाद ये होल बंद हो गया। तो इस तरह से चार्ज किए गए होल को इनडायरेक्ट इनिशिएशन बोलते हैं या तो इनवर्स इनिशिएशन बोलते हैं। और इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं डायरेक्ट के लिए। अब इसमें क्या करना है, जो बॉटम में है, बॉटम के होल में नॉर्मल एक्सप्लोसिव डालेंगे। नॉर्मल एक्सप्लोसिव्स का कहने का मतलब है कि उसमें डिटोनेटर इंसर्ट नहीं है। तो नॉर्मल कार्टिज डालें, फिर नॉर्मल कार्टिज डालें, फिर यहाँ के लास्ट में जाके प्राइम कार्टिज डालें। 2 लीड वायर निकला, होल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और स्टेमिंग भी करनी है। तो इस तरह से अगर हम लोग एक्सप्लोसिव्स को डाले हुए हैं, यहाँ पर स्टेमिंग हो गई मान लेते हैं, तो पहले हम लोग नॉर्मल कार्टिज फिर जाके डिटोनेटर वाला कार्टिज जो डालते हैं। अगर इस तरह के प्रोसेस से अगर हम लोग होल को चार्ज करते हैं तो डायरेक्ट इनिशिएशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंकिंग शाफ्ट में प्राइम कार्टिज लेकर कौन जाएगा? सिंकिंग शाफ्ट का कहने का मतलब है जब हमारा अंडरग्राउंड के लिए शाफ्ट बनता है, शाफ्ट बनने के प्रोसेस को सिंकिंग शाफ्ट बोलते हैं हम लोग। तो उस समय अगर हमारा ब्लास्टिंग हो रही सिंकिंग शाफ्ट बनाते समय, तो उस समय शॉर्ट फायरर ही हमारा प्राइम कार्टिज लेके जाएगा और कोई इसके अलावा लेके नहीं जाएगा। ये हमारे CMR में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा कौन लेके जाएगा? शॉर्ट फायरर ही लेके जाएगा। अब हम लोग ब्लास्टिंग तो किए, लेकिन क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग की जाती है और सॉलिड ब्लास्टिंग करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, हमें लेने पड़ते हैं, जो DGMS हमें बताता है कैसे आपको डिग्री 1 में ब्लास्टिंग करनी है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन से है परमिशन DGMS से ली जाएगी। फर्स्ट डिग्री गैसीय हो या कोई भी अंडरग्राउंड का डिग्री गैसीय हो, परमिशन DGMS से ली जाती है। सेकेंड, मैनेजर के द्वारा स्पेसिफाइड एक ब्लास्टिंग होल पैटर्न का उपयोग करेंगे। मैनेजर जो आपको बना के देगा जिस तरह का होल पैटर्न, उस पैटर्न को ही हम लोग यूज करते हैं और ब्लास्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूज ओनली P5 एक्सप्लोसिव्स, यानी कि सिर्फ केवल P5 एक्सप्लोसिव को ही हम लोग यूज करेंगे अंडरग्राउंड में डिग्री 1 में। नेक्स्ट है एक्सप्लोड टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिटोनेटर शुड नॉट एक्सीड 150 ms। इसका कहने का मतलब सीधा साधा यही है कि पहला जो होल का डिटोनेटर है और उसके बाद लास्ट जो कनेक्शन करते गए जो लास्ट डिटोनेटर का जो कनेक्शन का जो होल है, वो दोनों का डिटोनेटर का जो फटने का टाइमिंग इंटरवल जो होगा 150 मिलीसेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, एक में 25 ms होता है, दूसरा 2 नंबर का रहा तो 25-25 50, 3 में 25-25 जोड़ते जाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर 150 ms अगर पार होती है पहला और लास्ट वाला, तो हम लोग डिग्री 1 में 150 ms पार नहीं करना है। तो आप एक शॉर्ट फायरर होंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्लास्टिंग करना है। नेक्स्ट है 2 लगातार डिटोनेटर के फटने के बीच का इंटरवल 60 ms से अधिक नहीं होगी। इसका कहने का मतलब है कि एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, 2 लगातार होल हो गए। इन दोनों होल के बीच ब्लास्ट होता है तो डिटोनेटर जो फटते हैं वो कितने अंतराल में होने चाहिए? 60 ms, उससे ज़्यादा पार नहीं हुआ। पहला अगर ये ब्लास्ट होता है इसके 60 ms या उसके अंदर तक दूसरा हमें ब्लास्ट हो जाना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। डिग्री 1 के लिए यही प्रिकॉशन दिया गया है।
और इसमें एक कंडीशन भी आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग है, दो होल्स के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। अब यहाँ पर समय अंतराल की बात हो रही थी, अब हमारा डिस्टेंस की भी बात हो रही है। ये दो होल जो हम लोग करके रखे हैं, ये दोनों के बीच जो है 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पे नहीं लगाए, उससे ज़्यादा पे अब लगाइए, सुरक्षित है। यही प्रिकॉशन हमारा दिया गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, यदि दो अगल बगल होल्स में सेम नंबर का डिटोनेटर यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया डिटोनेटर का नंबर 1 2 3, इस होल में अगर एक का डालें, इसमें भी अगर एक का डाल रहे हैं, तो उस समय में हम लोग इसकी डिस्टेंस को कम किया जा सकता है। तो सेम नंबर का डिटोनेटर यूज करते हैं तो 60 सेंटीमीटर से कम किया जा सकता है, परंतु 30 कोई भी कंडीशन, इस तरह का अगर कंडीशन आप यूज कर रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से हम कभी भी कम नहीं कर सकते अगर सेम होल का डिले एलिमेंट अगर डालते हैं अगल बगल के होल में, उसमें भी 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। नेक्स्ट, जिस फेस में ब्लास्टिंग करनी है, यानी जिस फेस में हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं उस फेस की IUVC में हवा 284 मीटर क्यूब पर मिनट से कम नहीं होगी। इंटरमीडिएट वेंटिलेशन कनेक्शन फुल फॉर्म होता है इसका। तो उस जगह पर जो होगी हवा की जो प्रेशर होगी 284 मीटर क्यूब पर मिनट से कम नहीं होगी। नेक्स्ट, फेस में 20 मीटर और 18 मीटर रेडियस तक गैस की जांच की जाएगी। फेस में जहां हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हमारा गैस का जांच होता है। गैस का जांच कितने तक करना है, 20 मीटर के रेडियस पे और 18 मीटर के रेडियस पर। DGMS सर्कुलर के हिसाब से आपका 20 मीटर होगा और CMR 2017 के हिसाब से 18 मीटर। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों 284 मीटर की और 20 और 18 जो है, इसको अच्छे से रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट, फेस से 90 मीटर रेडियस तक वाटर स्प्रेइंग की जाएगी, यानी पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। फेस से 90 मीटर तक पानी हम लोग छिड़केंगे। गैस 0.1% या अधिक मिलने पर चार्जिंग या ब्लास्टिंग रोक दी जाएगी। मिथोनोमीटर आप यूज कर रहे तो उसमें आपको इंडिकेशन हो सकता है, बता रहा है कितना है। सेफ्टी लैंप के द्वारा भी किया जाता है, बहुत कुछ सेफ्टी लैंप लेके जाता है। तो अगर उसके थ्रू हमारा जो 0.1% या अधिक अगर गैस मिल गया है CH4, तो हम लोग चार्जिंग और ब्लास्टिंग रोक देंगे। अब रोक देंगे तो ऐसा नहीं कि रोक ही देना है, हम ब्लास्ट वहाँ करना ही नहीं। करना है, कब करना है, क्योंकि वहाँ पर गैस पाई गई है तो उस गैस को डाइल्यूट करते हुए रिटर्न हवा में लेके उसको सरफेस में पहुँचा देना। फिर हमें जाँच करनी है कि हाँ हमारा कम हो गया है गैस, उस लिमिट से कम पाई गई है, फिर हम लोग चार्जिंग और ब्लास्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक होल में 1000 ग्राम यानी 1 kg से अधिक बारूद चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये भी प्रिकॉशन हमें लेना है। एक होल में जो आपका होल है उसमें 1 kg से ज़्यादा बारूद आप नहीं चार्ज कर सकते हैं। ये डिग्री 1 गैसीसियम्स का प्रिकॉशंस है। नेक्स्ट, एक राउंड में 25 से अधिक होल आवाज़ नहीं किए जाएंगे, यानी एक बार आप ब्लास्टिंग करते हैं तो 25 होल से ज़्यादा होल को ब्लास्ट नहीं करना है। यह डिग्री 1 में बोला गया है, 25 होल से ज़्यादा ब्लास्ट नहीं करना है। DGMS के द्वारा अप्रूव्ड शॉर्ट फायरिंग केबल एंड एक्सप्लोडर का यूज किया जाएगा। DGMS जो अप्रूव करेगी वही शॉर्ट फायरिंग केबल और वही एक्सप्लोडर का यूज हम लोग करते हैं। और इसमें एक कट जो होता है वेज कट होल पैटर्न ही यूज करेंगे। सॉलिड ब्लास्टिंग का वेज कट पैटर्न ही होल यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड का सॉलिड ब्लास्टिंग में वेज कट होल पैटर्न यूज किया जाता है। चार्जिंग का काम इनवर इनिशिएशन में होगा। मैंने बताया था पहले इनवर इनिशिएशन कैसे किया जाता है, किसको बोलते हैं। तो ये चार्जिंग का काम जो होगा सिर्फ इनवर इनिशिएशन में होगा। और इसका जो कनेक्शन है, होल चार्ज करने के बाद सारे होल को आपस में जोड़ना रहता है। इसका जो कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन में ही होगा।
अगर आप लोग सीरीज कनेक्शन नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा सीरीज कनेक्शन का एक वीडियो। 3 तरह के कनेक्शन होते हैं, सीरीज, पैरेलल, पैरेलल विथ सीरीज। तो अंडरग्राउंड में हमारा सीरीज कनेक्शन यूज करना है। और शॉर्ट फायरर जो होगा उसका क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम जो है माइनिंग से आधार होना चाहिए और UR सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अनरेस्ट्रिकेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी देख ही रहोगे बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है रेस्ट्रिकेटेड अनरेस्ट्रिकेटेड का। देखिए क्या होता, कोई भी सब्सिडी भरने नहीं दे रहा है, रेस्ट्रिकेटेड सर्टिफिकेट को रोक लगा दिया गया, इसमें विवाद चल रही है। डिग्री, जहाँ तक मुझे पता डिग्री 1 डिग्री 2 दोनों सेम प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जो कि ज़्यादा जानकारी नहीं है डिग्री 2 के लिए, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि गलत नहीं बताना है, किसी का फ्यूचर का सवाल है, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अगर आपको लगता है कहीं भी गलत मिस्टेक हम बता रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अपना गलती ज़रूर सुधार लूँगा। और मुझे खुशी होगी अगर कोई मेरा गलती पकड़ता है, मुझे काफ़ी खुशी होगी। ऐसा मत समझिएगा कि सर गुस्सा होंगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे। आप हमें बताइए अगर कहीं गलती पाई जाती है। तो 3rd डिग्री गैसीय सिम के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए क्या प्रिकॉशन लिए जाएंगे। 1st डिग्री में जितने भी प्रिकॉशन लिए गए हैं वो सबको तो लेना ही लेना है, उसके अलावा भी कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं, वो भी क्या क्या है यहाँ देखिए। प्रत्येक ब्लास्टिंग फेज में एक एडवांस बोरहोल लगेगी। एडवांस बोरहोल का मतलब है कि जितना जितना आपको ब्लास्ट करना है वो तो नॉर्मल होल लेंथ हम लोग करेंगे ही करेंगे, उसके बाद उतना होल करने के बाद एक एक्स्ट्रा होल उस 1.5 मीटर का लगेगा। कुछ दिखा देता हूँ फिगर के थ्रू। ये हमारा फेस से मान के चलते हैं, ये हमारा नॉर्मल होल किए यहाँ तक, यहाँ इतना तो होल हमें करना ही था ब्लास्टिंग के लिए। अब इसको इतना करने के बाद एक लंबा होल और मारेंगे, इसी में ओनली 1 होल एक्स्ट्रा लगेगा। उसका जो लेंथ होगा ये इस लेंथ से यहाँ से लेके यहाँ 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा कोयला इतना टूटेगा, सारा होल का इतना ही लेंथ है। और ये एक्स्ट्रा जो होल मारते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा प्रिकॉशंस है, क्योंकि उसके बाद अगर हमारा वाटर रहा तो वाटर से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरा अगर हमारा गैस रहा तो गैस के बारे में हमें जानकारी मिलेगी आगे गैस कितना है। तो इस तरह से हमें एक एक्स्ट्रा एडवांस होल लगाई जाती है जो 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। आप समझ गए होंगे किस तरह से एक्स्ट्रा एडवांस होल लगता है और कितना मीटर का लेंथ रहता है। नेक्स्ट 1 यानी फर्स्ट एंड लास्ट डिटोनेटर जो डिग्री 1 में था 150 ms, इसमें आपका 100 ms यानी 100 मिली सेकेंड। फर्स्ट एंड लास्ट डिटोनेटर के फटने के बीच का टाइम इंटरवल 100 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होगी। तो पहला जो हमारा डिटोनेटर फटा और जो लास्ट में डिटोनेटर जहाँ कनेक्शन हुआ लास्ट कनेक्शन डिटोनेटर, वो दोनों के बीच जो ब्लास्टिंग होगी तो समय अंतराल जो होगी दोनों के जो जितना समय लगेगा वो 100 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यह डिग्री 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिकॉशंस है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है। कोल डस्ट अब क्या है, कोयला ही होता है, डस्ट रहता है कोयला का डस्ट। नेक्स्ट, हवा की जो मात्रा फेस से 3 मीटर के अंदर 300 से लेकर 600 मीटर क्यूब पर मिनट से कम नहीं होगी। यानी आपका जो हवा की मात्रा जो है, जो क्वांटिटी है, वो फेस से अगर हम लोग यहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं इस फेस में, तो इस फेस से 3 मीटर के अंदर यहाँ 3 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पर जो हवा होगी इस एरिया में 300 से लेकर 600 मीटर क्यूब पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट है स्टेमिंग वाटर एम्पूल्स यूज की जाएगी। यानी आप स्टेमिंग जो हम लोग डिग्री 1 में गोला माटी से कर देते थे,
गोला माटी से डिग्री 3 में नहीं करना है, हमें वाटर एम्पुल्स लेना। मैंने बताया 3 तरह का स्टेमिंग मटेरियल, अगर आप भूल गए होंगे तो वापस बैक करके देखें। तो 3 तरह का में से एक वाटर एम्पुल्स था, इसका यूज हम बोले थे बताएंगे। तो इसका यूज डिग्री 3 में ब्लास्टिंग के दौरान की जाती है स्टेमिंग के रूप में। और यह क्या रहता है, कार्टिज जिस तरह से कार्टिज के अंदर बारूद आता है उस तरह कार्टिज के अंदर वाटर भरा रहता है, जिसे हम लोग स्टेमिंग वाटर एम्पुल्स बोलते हैं। और होल के अंदर की बात की जाए तो कितने बारूद हम लोग एक होल में मैक्सिमम रख सकते हैं, इसमें 565 ग्राम रखते हैं। डिग्री 1 में कितने थे, 1000 ग्राम, और इसमें 565 ग्राम ही यूज करेंगे प्रत्येक होल में, यानी एक होल में इससे ज़्यादा 565 ग्राम से ज़्यादा आप एक्सप्लोसिव चार्ज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट के बारे में जानेंगे तो 0.5% या उससे अधिक गैस मिलने पर चार्जिंग या ब्लास्टिंग का काम रोक दिया जाएगा। तो इसमें भी आपका गैस है, डिग्री 1 में भी 0.1% या उससे अधिक, इसमें क्या है 0.5% को लिया गया, या उससे अधिक गैस मिलने पर चार्जिंग या ब्लास्टिंग रोक दिया जाएगा। और रोकने का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि अब उसमें ब्लास्ट ही नहीं करना, वहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लिए जाएंगे। उस गैस को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक हवा भेजी जाएगी उस फेस में। उस फेस में हवा भेजने के बाद जो हमारा फिर से जाके गैस की जांच करेंगे और फिर से हम देखेंगे कितना परसेंटेज है। अगर हमारा रेंज के अंदर नहीं होती है तो फिर से अच्छे से वेंटिलेशन किया जाएगा उस जगह पे, और फिर हो जाने के बाद फिर हमें चार्जिंग का काम आगे बढ़ाया जाएगा और ब्लास्टिंग किया जाएगा। फेस में एलएमडी का यूज किया जाएगा, यानी जहाँ आपका फेस है जहाँ ब्लास्टिंग होने जाइए, एलएमडी का फुल फॉर्म है लोकल मिथेनोमीटर डिटेक्टर। यह मीथेन का परसेंटेज को मॉनिटर करते हुए बताता है। डिग्री 3 में जगह जगह पे आपको मिलेगा। अगर कोई मुनी डी में, पीसीसीएल का मुनी डी में अगर कोई ट्रेनिंग किए होंगे उसको एलएमडी दिखाई होगा, क्योंकि डिग्री 3 बहुत ही डेंजरस माइंस है, वहाँ पे एक्सप्लोजन का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मीथेन का परसेंटेज आप जानते होंगे 0.1% से अधिक होता है तो डिग्री 3 में होता है। और डेली प्रोडक्शन के हिसाब से जाइएगा तो 10 क्यूबिक मीटर पर टन से अधिक होता है तो डिग्री 3 में होता है। तो डिग्री 3 में सिंपल सा बोला जाए तो उसमें जो है मीथेन का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, और मीथेन जो एक गर्म गैस है वो विस्फोट होगी तो पूरे माइंस में आग लग सकती है और वर्कर्स वहाँ पे मर सकते हैं, बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो एलएमडी का यूज किया जाएगा डिग्री 3 में फेस में। और इसमें जो शॉर्ट फायरर जो ब्लास्टिंग करेगा उसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगा ओवरमैन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। शॉर्ट होल एवं एक्सप्लोसिव कार्टिज का बीच क्लियरेंस कितना होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि शॉर्ट होल में जब आप एक्सप्लोसिव डाल देते हैं तो कुछ क्लियरेंस बचता है, आपस में कुछ जगह बचता है इधर इधर, तो उस क्लियरेंस जो है कितना होना चाहिए, 0.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 0.3 मीटर होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर होता है या 0.3, शायद 0.3 सेंटीमीटर है। इसको एक बार देख लीजिएगा, मैंने लिखा है तो सही लिखा होगा, मैंने अपने नोट्स से लिखा है इसको, तो यहाँ मैंने लिखा 0.3 सेंटीमीटर। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं भी एक बार देख के अगर गलती पाया जाता है तो कमेंट में मैं लिख दूंगा इसके बारे में। तो 0.3 सेंटीमीटर क्लियरेंस होना चाहिए, यानी 30 mm होना चाहिए। 30 mm होगा, हमको याद आ रहा है 30 mm है, यानी 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत ही कम गैस बचता है। जब एक्सप्लोस हम खुद चार्ज किए हैं ब्लास्टिंग होल को तो मैंने देखा बहुत ही कम क्लियरेंस बचा रहता है, 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा वो। 30 सेंटीमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस तरह से मैं स्केल में देख पा रहा हूँ, एक 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो 0.3 सेंटीमीटर क्लियरेंस होता है, ये सही है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोसिव्स कैरी करने वाला कंटेनर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा एक्सप्लोसिव जिस कंटेनर में जा रहा है वो कैसा होना चाहिए। स्टील या आयरन की बनी हो तो उसे अच्छी तरह से गैल्वेनाइज्ड किया जाएगा, यानी उसमें परत चढ़ाया जाएगा। स्टील और आयरन वाला यूज नहीं करना, अगर यूज कर रहे हैं तो उसको गैल्वेनाइज्ड कीजिए, परत चढ़ाइए उसके ऊपर। और प्रत्येक कंटेनर में 5 kg से ज़्यादा एक्सप्लोसिव लेकर जाया जाएगा, लेकिन
डीजीएमएस से परमिशन लेने के बाद मैक्सिमम 10 केजी किया जा सकता है। नॉर्मल जो हमारा परमिशन मिला हुआ 5 केजी एक्सप्लोसिव पर कंटेनर में, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे माइंस में ज़्यादा खपत है एक्सप्लोसिव्स की, तो डीजीएमएस के चीफ इंस्पेक्टर से आप बात कीजिए, वो आपका मैक्सिमम 10 केजी परमिसेबल लिमिट कर देगा। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, मैक्सिमम 10 केजी एक्सप्लोसिव विथ परमिशन ऑफ डीजीएमएस और विदाउट परमिशन 5 केजी। और इसमें एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ लेकिन मुझे याद आ गया। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों में जो है कंटेनर का जो है अलग अलग कलर यूज करते हैं। तो पहला शिफ्ट का जो एक्सप्लोसिव कंटेनर होता है वो रेड कलर का होता है। आप एक्सप्लोसिव कंटेनर को अंडरग्राउंड में अगर देखेंगे, बाहर का एरिया अगर नहीं दिखता है वहाँ, तो हमेशा रात ही रहता है, तो वहाँ अगर आप पहचानना चाहते हैं कौन सा शिफ्ट चल रहा है, तो रेड कलर अगर रहा तो पहला शिफ्ट चल रहा है, अगर येलो रहा तो सेकेंड शिफ्ट चल रहा है, अगर वाइट रहा तो थर्ड शिफ्ट चल रहा है। तो आप अंडरग्राउंड माइंस में भी जान सकते हैं कौन सा शिफ्ट चल रहा है बिना सरफेस में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो डिटोनेटर के कंटेनर किस मटेरियल के नहीं बनाए जाएंगे। किस मटेरियल का बनेगा वो हमने जाना, और नहीं किस किस मटेरियल का नहीं बनाया जाएगा वो भी जानते। किसी मेटल या कंडक्टिव मटेरियल का नहीं बना होना चाहिए, यानी कोई धातु का नहीं बना होना चाहिए। स्टील का बनता है, गैल्वेनाइज करते हैं। अब एक्सप्लोडर की बात की जाए, क्योंकि एक्सप्लोडर भी शॉर्ट फायरिंग के अंदर ही आता है। ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, बोरिंग लग रही है, तो आप लोग को पढ़ना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा यही सब क्वेश्चंस रहते हैं, इसको कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोडर की बात, हो सकता है आप लोग जानते होंगे सब क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे सबको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता, बाकी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आपको नहीं पता होगा, और वही एग्जाम में आ जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि वही एग्जाम में आ जाते हैं और हम लोग अफसोस करते हैं कि काश थोड़ा और अच्छा से देख लिए होते हैं। तो ऐसा कोई अफसोस करना नहीं है, आप लोग ध्यान से देखें और मेरी बातों को अच्छे से सुने। टाइप ऑफ एक्सप्लोडर की बात की जाए तो दो तरह से, एक सिंगल शॉट एक्सप्लोडर बोलते हैं, दूसरा मल्टी शॉट एक्सप्लोडर होता है। दो टाइप का एक्सप्लोडर हम लोग यूज करते हैं माइंस में। मैक्सिमम शॉट होल कैन ब्लास्ट थ्रू सिंगल शॉट एक्सप्लोडर। इसका कहने का मतलब है सिंगल शॉट एक्सप्लोडर हम लोग यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमारा कितना होल आवाज किया जा सकता है। अगर ओपन कास्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं तो 60 होल तक हम लोग मैक्सिमम 60 होल तक 60 होल ब्लास्ट किया जाता है। और डिग्री 1 की बात की जाए तो मैक्सिमम 50 होल ब्लास्ट करना रहता है। और अंडरग्राउंड में ही सेकेंड एंड थर्ड एंड फायरी सिम में मैक्सिमम 40 होल ब्लास्ट करने का परमिशन है सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से। यही परमिशन हमें मिला गया डीजीएमएस के द्वारा। ओपन कास्ट में 60, अंडरग्राउंड के फर्स्ट डिग्री में 50, और सेकेंड थर्ड और फायरी सिम का मतलब जिस सिम में आग लगा हुआ या स्पॉन्टेनियस हीटिंग मौजूद है उससे फायरी सिम बोलते हैं, तो उसमें 40 होल। मल्टी शॉट एक्सप्लोडर की बात की जाए तो उसमें भी कैटेगरिया दिया गया है। ओपन कास्ट में आपका 120, अंडरग्राउंड है अगर फर्स्ट डिग्री ऐसी सिम है तो 100 होल मैक्सिमम, और अंडरग्राउंड का सेकंड या थर्ड या फायरी सिम है तो 80 होल मैक्सिमम मल्टी शॉट से आप ब्लास्ट कर सकते हैं। ब्लास्टिंग तो हमें करनी है, लेकिन ब्लास्टिंग करने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती, कौन कौन से टूल्स की, ये क्वेश्चन इसमें से एक ज़रूर रहेगा हमें लगता है शॉर्ट फायरिंग टूल से। तो जान लेते हैं क्या क्या है, छोड़ना कुछ नहीं है, जानने में क्या जाता है। नॉलेज हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए, कभी भी कम नहीं। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो कभी मत समझिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हम और नहीं नॉलेज लेंगे, बिल्कुल नहीं। नॉलेज एक महासागर है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम रहता है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं। तो शॉर्ट फायरिंग टूल्स की बात की जाए तो एक्सप्लोडर हमारा शॉर्ट फायरिंग टूल के अंदर आता है। शॉर्ट फायरिंग केबल भी आता है। कैप लैम्प, आप जो टोपी में लगाते हैं वो कैप लैम्प, वो भी आपका आता है शॉर्ट फायरिंग टूल में, जो हेलमेट के ऊपर लगाते हैं हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में जाने के लिए। विस्टल, सिटी को बोलते हैं, जो बच्चे में हम लोग सिटी बजाते थे विस्टल के द्वारा, जिसमें से अच्छी सी आवाज़ आती है, एक विस्टल, वो भी शॉर्ट फायरिंग टूल से
एक घड़ी, स्टॉप वॉच घड़ी, जिसमें हमें टाइमिंग देखना रहता है। मैंने बोला था फर्स्ट और लास्ट डिटोनेटर 2 होल के बीच, वो सब स्टॉप वॉच के द्वारा हम लोग देखेंगे। स्टेमिंग रोड, स्टेमिंग करने के लिए हमें एक स्टेमिंग रोड की जरूरत पड़ती है जो वुडन यानी लकड़ी की बनी रहती है। स्क्रैपर वुडन या ब्रास की बनी रहती है, कोल डस्ट को साफ करने के लिए यूज करते हैं। होल्स करने के बाद कोल डस्ट, होल करने के बाद जब बीट घूमता है तो कोल डस्ट होल के अंदर जमा होता है, छोटा छोटा पार्टिकल, उसको हम लोग साफ करने के लिए स्क्रैपर का यूज करते हैं। क्रीम्पर डिटोनेटर एंड फ्यूज वायर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रीकर वुड या नॉन फेरस मेटल का बना रहता है। प्रीकर से हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव में होल करते हैं और उसमें डिटोनेटर डालते हैं, यानी कि प्राइमिंग का काम होता है उससे, प्रीकर से। मिथेनोमीटर, हमें गैस के बारे में जानते हैं, मीथेन की गैस की परसेंटेज। सर्किट टेस्टर, हमारा जो सर्किट अच्छे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, सर्किट टेस्टर वो बताता है। क्रैक डिटेक्टर, अगर होल के अंदर क्रैक है तो क्रैक होने पर बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उससे गैसेस निकलेगी, अंदर में अगर कोई गैसेस जमा है तो उस क्रैक के थ्रू उस होल में आ सकती है, और इससे जो हमारा जो एक्सप्लोजन लिमिट जो है उससे अगर पार हो जाती है, जो गैस का मात्रा था 0.5% और 0.1%, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर एक्सप्लोजन हो सकता है, जिससे माइंस में खतरा होता है। तो क्रैक डिटेक्टर से उसे डिटेक्ट कर लेंगे। यह जो है वुडन या ब्रास का बना रहता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे याद आ गया है, क्रैक डिटेक्टर। तो क्रैक डिटेक्टर को तो साइड साइड में ही क्रैक का डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन नीचे जो होता है बॉटम में, वहाँ क्रैक डिटेक्टर काम नहीं आता। इसलिए हम लोग जब हम लोग एक्सप्लोसिव डालते हैं उससे पहले यहाँ पर हम लोग स्टेमिंग मटेरियल पहले डाल देते हैं, ताकि इधर अगर कोई क्रैक हो, इधर का गैसेस इस होल में ना आए। तो पहले स्टेमिंग मटेरियल हम लोग डालते हैं, उसके बाद बारूद डालना शुरू करते हैं। ठीक है। एक्सप्लोसिव वैन, मैक्सिमम स्पीड जो एक्सप्लोसिव वैन का होता है 25 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 किलोमीटर पर घंटा, ये क्वेश्चन एनसीएल में आया था, मैंने एनसीएल का क्वेश्चन देखा था। एक्सप्लोसिव जो लिखा रहता है, एक्सप्लोसिव वैन में जो लिखा रहता है एक्सप्लोसिव करके, उसका जो विड्थ पूछा था, ये जो विड्थ होगा जो लिख के रखे एक्सप्लोसिव वैन में, ऐसे तो हम लोग साइड बुक में देखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन एनसेल के द्वारा अगर जाना जाए कि एनसेल क्या बोलता है, वो 25 सेंटीमीटर को लेके सही आंसर दिया है। तो इसको ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन आती तो ध्यान से मारना है। अगर दोनों दे देती है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा ही, 25 मार के 15, लेकिन एनसेल 25 मारा है तो 25 मारिएगा, लेकिन खुद से भी दिमाग यूज करना है इसके बारे में। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं 15 होगा कि 25 होगा। तो मिनिमम विड्थ जो है साइड बुक में 15 सेंटीमीटर ही दिया गया है। तो ध्यान से देख के अब मारिएगा, इसके बारे में कन्फ्यूजन वाला है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, एनसीएल कन्फ्यूज कर दिया है। कुछ न्यूमेरिकल भी बनाया था मैंने, पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर को लेके न्यूमेरिकल भी आ गया था एनसीएल में। तो न्यूमेरिकल को भी एक देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट फायरिंग का जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर करना है मुझे एक ही बार में। तो सारा जो टॉपिक है इसी वीडियो में मैंने डाल दिया है, वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही बार। लास्ट तक अगर वीडियो कोई देखता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक से, अगर क्वेश्चन आती है तो। और जो नहीं देखता है उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही, क्या किया जा सकता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चंस लेते हैं। फेस की हाइट हमें दिया गया, मान लेते हैं 3 मीटर है, विड्थ 4.8 मीटर, फुल फेस एडवांसिंग 1.2 मीटर, कोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया हुआ, तो उस फेस में ब्लास्टिंग से कितना कोयला निकलेगा। ये सब डाटा देने के बाद हमें पूछ रहा है कि हम ब्लास्टिंग करेंगे तो हमारा जो मटेरियल ब्लास्ट होगा कितना निकलेगा। तो हमें टोटल आउटपुट निकालना है, तो उस टोटल आउटपुट को निकालने के लिए हमें सभी को इंटू कर देते हैं, हाइट, विड्थ, एडवांसिंग और स्पेसिफिक ग्रेविटी को सारा को इंटू करने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन निकल के आता है वही हमारा टोटल आउटपुट, यानी उतना टन हमारा कोयला निकलेगा। अब समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी था ये, सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आउटपुट हमारा निकला है। नेक्स्ट है
कुछ डाटा दिए गए हैं, जैसे बेंच हाइट, बेंच का विड्थ, सॉरी फेस का हाइट है, फेस का विड्थ है, फुल फेस एडवांसिंग 1 मीटर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ है और टोटल एक्सप्लोसिव कंज्यूम 6 kg दिया हुआ है और पाउडर फैक्टर हमें निकालना है। तो उस पाउडर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला है कि टोटल आउटपुट यानी जितना हमारा ब्लास्ट होकर निकला और डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव कंज्यूम जितना किए उतना, यानी तो हमें तो टोटल आउटपुट पहले निकालना रहता है। तो टोटल आउटपुट निकालने के लिए हमें सबको इंटू करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 15.6 टन आया और पाउडर फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल आउटपुट को ऊपर डालिए, एक्सप्लोसिव कंज्यूम को नीचे डालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा डिवाइड करके 2.6 मीटर, सॉरी 2.6 टन आ जाता है। हमारा पाउडर फैक्टर टन नहीं होगा, पाउडर फैक्टर टन उनमें नहीं रहता है, गलत टाइपिंग है। पाउडर फैक्टर 2.6 है, ओनली 2.6। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको तंग कर सकता है। 2.6 सही आंसर है। 2.6 टन भी दे देगा, मीटर क्यूब दे देगा, लेकिन वो सब नहीं होगा। 2.6 ओनली 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन से धीरे धीरे हार्ड, पहले पाउडर फैक्टर, पहले जब कितना मटेरियल हमारा टूटा वो जाने, उसके बाद पाउडर फैक्टर निकाले। अब दोनों निकालते हैं, पाउडर फैक्टर डिटोनेटर फैक्टर दोनों निकालेंगे। दोनों निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड बनाया गया क्वेश्चन को। क्यों हार्ड है आप देख लीजिए। तो सारा डाटा दिया हुआ है, हाइट, विड्थ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी दिया हुआ है। डी करके क्या था, डी करके ऐसा कुछ होता नहीं, डी के फुल फेस एडवांसिंग वहाँ पर होगा। डी दिया हुआ है, गलत है, फुल फेस एडवांसिंग है वो। तो हमारा पर कार्टिज वेट 200 ग्राम है। एक कार्टिज का वेट जो है 200 ग्राम भी दिया हुआ है। और पर होल चार्ज जो है 2 कार्टिज हम लोग एक होल में डालते हैं। तो एक होल में अगर 2 कार्टिज डाल रहे हैं तो 16 होल दिया हुआ है, तो उसमें 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 16 दूना 32 हो गया। टोटल एक्सप्लोसिव कंज्यूम हम लोग पहले निकाल रहे थे, और 200 ग्राम का एग है क्योंकि, तो 200 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400 ग्राम आता है, जो कि हम लोग एक्सप्लोसिव केजी में लेना, तो केजी में कन्वर्ट कर दिए। 1000 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो केजी में कन्वर्ट हो गया। देखा आपने क्या क्या निकालना पड़ा, इसलिए थोड़ा टफ है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है एग्जाम में। तो अब हमारा जो है टोटल आउटपुट निकल जाएगा, क्योंकि सारा लेंथ, विड्थ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फेस एडवांस, ये सब सारा दिया हुआ, चारों मिलकर हमारा टोटल आउटपुट बनता है। तो चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आउटपुट आ गया है। टोटल आउटपुट जो है हमारा 20.79 टन, और इतना कोयला हमारा निकलेगा ब्लास्टिंग के बाद। तो अब हम पाउडर फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा टोटल आउटपुट तो निकल ही गया, और एक्सप्लोसिव जो कंज्यूम कितना होगा वो भी हमारा निकल ही गया। तो पाउडर फैक्टर ऊपर में हम लोग टोटल आउटपुट रखेंगे, नीचे हमारा एक्सप्लोसिव कंज्यूम है। दोनों को अगर भागा देंगे 3.24 आ गया पाउडर फैक्टर। अब डिटोनेटर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो डिटोनेटर फैक्टर का भी फॉर्मूला थोड़ा मिलता जुलता है। ऊपर में टोटल आउटपुट तो रहेगा ही, और नीचे कितना ज़्यादा हम लोग, कितना डिटोनेटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो नीचे डालना रहता है। अच्छे से दिख नहीं रहा था, मिट गया था, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। तो कितने होल्स थे हमारे, 16 होल्स थे। तो 16 होल्स का मतलब हम लोग जानते हैं एक होल में एक ही प्राइम कार्टिज डाला जाता है, और प्राइम कार्टिज में क्या रहता है, डिटोनेटर रहता है। तो हमारा 16 होल है तो 16 ही डिटोनेटर होगा। तो टोटल आउटपुट बराबर, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय 16 कर देने के बाद आपका 1.2 आ गया आपका डिटोनेटर फैक्टर। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका सारा सिलेबस धीरे धीरे कवर में करूँगा, और आपका शॉर्ट फायरिंग का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा इस वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत मैं करता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। आपका कमेंट हमें काफ़ी हेल्प करती, और जिस तरह से मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ उस तरह से आप मेरा हेल्प कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और चैनल जो सब्सक्राइब करके रखे वो लाइक करके मेरा हेल्प कर सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।